स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या समझौते के आधार पर हाई कोर्ट किसी भी मुकदमे को क्वैश कर सकता है। क्या ऐसे मुकदमे को क्वैश किया जा सकता है जो कि गैर समनी मामले हैं, मतलब कि जिसमें समझौता नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी अगर समझौता हो गया है तो क्या ऐसे मुकदमे को 482 के अंतर्गत रद्द किया जा सकता है। और इसी के साथ-साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ 498 ए का केस हुआ है, तो आप कब 482 में जाकर के अपने लिए खुद गड्ढा खोद लेते हैं। कई बार ऐसे मामले होते हैं, जिनमें अगर आप 482 में जा रहे हैं, मतलब आप क्वेशिंग में जा रहे हैं, आप रद्द कराने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लेते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हम ज़रूर आपको बताएँगे। आज की ही वीडियो में हम आपको बताएँगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि गए भी होंगे 482 में, उसके बाद वो अगर आज के इस वीडियो को देखेंगे, तो वो ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ये बातें सही हैं। आपको ये लगता है कि जब भी आपको कोई भी यूट्यूब पर वीडियो मिलता है, आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपके मुकदमे के लिए भी ये सफिशिएंट होगा। जबकि आप ये भूल जाते हैं कि जो भी चीज़ें आपको यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से बताई जाती हैं, वो एक तरीके से सार्वजनिक होती हैं, मतलब वो सबके लिए होती हैं। सबके लिए होती हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं ऐसी भी चीज़ें होंगी कि वो आपके पर्सनल केस में नहीं अप्लाई होंगी। आपका जो मामला है, वो कहीं उससे डिफ़र होगा, तो जब वो डिफ़र है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई नहीं हो पाएँगी। और आप ऐसे में अगर उन्हीं चीज़ों को सुन करके, समझ करके आप आगे-आगे कूदने लग जाते हैं, आपको ये लगता है कि नहीं, अब हमें किसी से भी कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो पूरी जानकारी हो गई, तो यहाँ पर आप गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि जब आप 498 ए जैसे मामलों में, जब आप 482 में जाते हैं, आप क्वेशिंग में जाते हैं, तो ऐसे में फिर आपको कैसे दिक्कत आ सकती है। आपका मामला है, आपके खिलाफ 498 ए का केस हुआ है, आपको ये लगता है कि मामला झूठा है। उसमें जो 1-2 चीज़ें हैं, वो तो सही बताई जा रही हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी झूठी हैं। तो अब हमें क्वेशिंग में जाना चाहिए, हमें 482 में जाना चाहिए, हाई कोर्ट का हमें दरवाज़ा खटखटाना चाहिए भाई। हाई कोर्ट तो हमारे लिए बैठी है। अब लेकिन आप यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि अगर वहाँ पर आपके लिए उपचार है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर आप फँस भी सकते हैं। क्योंकि आप 482 में गए हैं, आप हाई कोर्ट गए हैं, क्वेशिंग में गए हैं, रद्द कराने के लिए गए हैं मामला। आपको ये पता है, आप भली प्रकार से जान रहे हैं अपने बारे में कि आपने ये गलती की थी। आपको ये पता है कि ये जो मामला जो शुरुआत हुई है, इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, ये पूरी तरीके से गलत नहीं है। ये गलत तो है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। मतलब बातें तो शुरू हुई थी, लेकिन उस उतनी तक बातें पहुँची नहीं थी, जितना कि इसमें लिखवाया गया है। अब आप ये जानते हुए भी आप हाई कोर्ट चले गए। अब वहाँ पर हाई कोर्ट क्या देखेगी कि जो चीज़ें सही हैं, जो गलत चीज़ें उनको तो छोड़ देगी, क्योंकि कोर्ट तो ये मान के चलती है भाई कि अगर कोई केस हुआ है तो उसमें कुछ बढ़ा-चढ़ा करके भी लिखवाया जाएगा। तो बढ़ा-चढ़ा करके लिखवाया जाएगा, ये तो कोर्टें जो हैं वो मान के चल रही हैं। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, वो लिखवाई गई हैं, कोर्ट इस पर ध्यान देगी कि हाँ, ये चीज़ें हुई हैं। अब आप गए 482 में, आप सोच रहे हैं कि रद्द होगा मामला, लेकिन वहाँ पर हाई कोर्ट क्या करती है कि आपके मामले को मीडिएशन में ट्रांसफ़र कर देती है और मीडिएशन में ट्रांसफ़र करके आपके ऊपर कुछ अमाउंट फ़ाइन का लगा देती है और साथ में ये भी कह देती है कि आपको इतना फ़ाइन अपनी पत्नी को देना है। और पत्नी अगर मीडिएशन की सारी डेट पे आ रही है, तो आपको पहली डेट पे इतना अमाउंट देना है, सेकंड डेट पर इतना अमाउंट देना है, थर्ड डेट पर इतना अमाउंट देना है। उसके बाद जो मीडिएशन में जो फैसला होगा, आपका जो मामला है वो उस पर डिपेंड करेगा। हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर आपके में कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप क्वेशिंग में नहीं गए होते, तो आपका मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा होता। और जहाँ पर तुरंत आपको कोई अमाउंट नहीं देना पड़ता, वहाँ पर क्या सिंपल है कि 498, 323, 504, 506 का मुकदमा हुआ है, 3/4 डीपी एक्ट का मुकदमा हुआ है। आप बेल लेंगे, जिसमें कि जो पति है उसकी तुरंत रेगुलर बेल नहीं होगी, उसकी रेगुलर बेल कब होगी, जब अंतरिम पे चलते-चलते जब मामला मीडिएशन में जाता है, मीडिएशन में 2-3 मीडिएशन हो जाता है। अब मीडिएशन में समझौता हुआ हो, नहीं हुआ हो, फाइल आपकी ट्रांसफर होकर के फिर कोर्ट में आ गई। वहाँ पर फिर जब पति अपना रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करता है, तो उसकी रेगुलर बेल वहाँ पर हो जाती है, फिर ट्रायल चलता है। ठीक है? अब ये ट्रायल कितना लंबा चलेगा, ये नहीं कहा जा सकता। अगर पत्नी तेज़ है, तेज़ का मतलब ये है कि अगर वो दौड़-दौड़ के अपने सारे काम को करवा रही है और हर डेट पर उसका काम हो रहा है
वो अपनी फाइल पे खुद लगी हुई है, तो मामला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अगर वादिनी मुकदमा है वो खुद ध्यान नहीं दे रही है, तो मान के चलिए कि केस कितना लंबा चलेगा ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। 2 परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने अपने केस को बिना सही से समझे, बिना स्टडी कराए आप चले गए हाई कोर्ट में। और जब आप हाई कोर्ट चले गए तो वहाँ पर मीडिएशन में फाइल को डाल दिया गया। मीडिएशन में डालने के बाद आपके ऊपर फाइन भी लगा दिया गया। अब जो पैसा आपको अपनी पत्नी को देना ही है। ट्रायल कोर्ट में अगर मीडिएशन होता, लोअर कोर्ट में मीडिएशन होता तो मीडिएशन के दौरान कोई पैसा नहीं देना था, लेकिन जब हाई कोर्ट मीडिएशन करवा रही है, तो हाई कोर्ट फाइन लगा दे रही है। अब जब फाइन लगा दे रही है, तो वो तो आपको पैसा अपनी पत्नी को देना ही देना है। जिस पैसे को देने से ही आप बच रहे थे, अब तो वो आपको देना ही है। मैक्सिमम केसेस में इसीलिए पति भागता है कि वो ये चाहता है कि भाई जब वो रह रही है, तो हम क्या पैसा क्यों दें? मेन मुद्दा ही वहीं आकर के अटकता है कि जब वो रह रही है तो हम पैसा क्यों दें? लेकिन यहाँ तो आपको हाई कोर्ट ने खुद ही फँसा दिया। आपकी किस गलती से? आपके क्रॉसिंग में जाने की गलती से। तो ये होता है कि आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं बैठे-बिठाए। अब हमारा एक जो टॉपिक था वो आज का यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। हमने आपको बता दिया कि कैसे आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं 482 में जाकर के 498 ए जैसे मामलों में। अभी भी अगर आप समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं, नहीं है समझदार तो फिर आप आगे आपको जैसे भी समझ में आए आप कर सकते हैं। दूसरी बात हमारी दूसरा टॉपिक इसी वीडियो में क्या है कि गैर समनी मामले जो होते हैं मतलब जिन मामलों में समझौता नहीं हो सकता, लेकिन उनमें भी अगर समझौता हो जाता है, तो क्या हाई कोर्ट ऐसे मामलों को क्वैश कर सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। इस पे कुछ केस लॉज़ भी हैं जो कि बताए गए हैं जैसे कि आपका मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण का मामला है, राम गोपाल बनाम स्टेट ऑफ एमपी का मामला है, बीएस जोशी बनाम हरियाणा राज्य का मामला है। ये कुछ ऐसे केस लॉज़ हैं जिसमें इन बातों को बताया गया है, क्या कहा गया है, क्या-क्या किन-किन बातों पर ध्यान देना होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहले एक मामला हुआ जो कि वीरेंद्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 4 दिसंबर 2021 का ये मामला और इसी से संबंधित एक दूसरा मामला जो कि क्रॉस केस था शिव कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी का। पहला मामला क्या वीरेंद्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी और दूसरा इसी का क्रॉस केस हुआ जो कि शिव कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी का था। अब इसमें जो वीरेंद्र कुमार सिंह का जो मामला था, इसमें 307, 504, 506 आईपीसी में केस किया गया था। इसी के अलावा जो शिव कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का जो क्रॉस केस हुआ था, उसमें 147, 452, 336, 325, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा किया गया था। अब ये जब मामले हुए तो इसके बाद फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों पार्टियों के बीच में समझौता हो गया, जो कि समझौता हुआ 18 मई 2024 को। मामला कब का था? 2011 का मामला था और इसमें समझौता कब हुआ? जबकि ये मामला जो धाराएँ हैं, वो गैर समनीय धाराएँ मतलब इसमें समझौता नहीं हो सकता, लेकिन पार्टी ने बाहर-बाहर समझौता कर लिया 18 मई 2024। इसके बाद ये 482 सीआरपीसी के तहत क्वेश्चन में गए। जब ये क्वेश्चन में जाते हैं तो हाई कोर्ट देखता है कि इसमें मेन मुद्दा क्या हुआ कि क्या हाई कोर्ट पक्षों के बीच समझौते के आधार पर आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर सकता है? तो इसमें कहा गया कि कोर्ट ने देखा तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि गैर समनी मामलों को भी समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या देखा जाना ज़रूरी है कि इसमें देखा जाना ज़रूरी है कि ये जो मुख्य रूप से मामला था वो निजी प्रकृति का था और ऐसा ही जो हमने अभी आपको इसके पहले जो हमने अभी आपको केस लॉ के बारे में बताया है, केसेस के बारे में कुछ नाम आपको बताए हैं, उनमें ऐसा कहा जा चुका था। तो समझौते के बाद कार्यवाही निरस्त करने से जो इसके जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं कि मतलब समझौता हो गया, ऐसे मामले में समझौता हुआ जिसमें कि समझौता नहीं माना जाता मतलब गैर समनी मामले थे, लेकिन इनमें भी अगर समझौता हो गया है, तो यहाँ पर हमें किस सिद्धांत पर ध्यान देना है, तो अपराध की प्रकृति न्यायालय को सबसे पहले ये मूल्यांकन करना चाहिए कि अपराध की प्रकृति कैसी है और अपराध निजी प्रकृति का है या ऐसा मामला है जिसका समाज पर असर पड़ता है। जैसे कि हत्या, बलात्कार, डकैती इस तरह के जितने भी जघन्य अपराध होते हैं, अगर मामला इससे संबंधित है, तो यहाँ पर समझौते के आधार पर भी रद्द नहीं किया जा सकता कार्यवाही को। लेकिन अगर मामला निजी प्रकृति का है, जहाँ पर 2 लोगों की आपसी हितों की अगर बात की जा रही है या आपसी मुद्दा था उनका उनके बीच में और उससे संबंधित कोई मामला था, तो उसे हम समझौते के आधार पर रद्द कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो दूसरा आता है इसमें सिद्धांत वो आता है सार्वजनिक हित पर प्रभाव। तो न्यायालय को समझौता करने की अनुमति देने के सामाजिक हित पर
पहले इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। जहाँ अपराध राज्य या सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं है और दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है, कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। मतलब जहाँ पर दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है, वहाँ पर कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर दोषसिद्धि की संभावना है, वहाँ पर समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता और जहाँ पर सामाजिक असर पड़ रहा है, सामाजिक हित पर प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ भी समझौते के आधार पर ऐसे मामलों को रद्द नहीं किया जा सकता है। तीसरा, समझौते की प्रकृति क्या थी? तो यहाँ पर ये देखा जाना चाहिए कि जो समझौता हुआ है वो स्वैच्छिक प्रकृति का हो, ना कि उसमें किसी भी तरह का कोई दबाव वगैरह होना चाहिए। मतलब दबाव दे करके अगर समझौता कराया गया है, तो वहाँ पर ऐसे समझौते होने के बाद ऐसे मामले को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो स्वैच्छिक प्रकृति का है, तो ऐसे मामलों को रद्द किया जा सकता है। और फिर चौथा हमारा है न्यायिक अर्थव्यवस्था। न्यायालय को ऐसे मुकदमों को लंबा नहीं खींचना चाहिए जो किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। खास तौर पर खास तौर पर न्यायिक तंत्र में जो पहले से ही अत्यधिक मुकदमेबाजी के बोझ से लदा हुआ है, मतलब न्यायालय का ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर हम अगर अपनी न्यायिक अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो न्यायालय हैं उन पर मुकदमों का बहुत ही ज़्यादा बोझ है और ऐसे बोझ से लदे होने के बाद भी अगर हम ऐसे मुकदमों को चला रहे हैं, घसीट रहे हैं, तो ये हम अपने ही ऊपर अपना ही हम खराब कर रहे हैं। तो ऐसे मामलों को जिनमें समझौता हो गया है और जो इन इन सारे जिसने जिनके बारे में अभी हमने बताया, जिन सिद्धांतों के बारे में हमने बताया, उनमें इन सिद्धांतों का पालन भी किया जा रहा है, इन सिद्धांतों पर वो खरे उतर रहे हैं, तो ऐसे मामले में फिर उसे रद्द कर देना चाहिए, ऐसे मामले को घसीटना नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती उसमें ट्रायल चला करके उसे घसीटा नहीं जाना चाहिए। 5वां, कोई गंभीर चोट नहीं, मतलब मुकदमा ऐसा था जिसमें कि कोई गंभीर चोट नहीं आई है, तो उसे समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। छठा, क्रॉस एफआईआर। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर एक मुकदमा हुआ है, उसी से संबंधित अगर दूसरा क्रॉस एफआईआर हुई है और उन दोनों मामलों में अगर समझौता हो जा रहा है पार्टी के बीच में, तो ऐसे मामलों को रद्द कर देना चाहिए, इसे लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो ये जो गैर समनी मामले होते हैं, जिन मामलों में समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन उनमें समझौता हो गया है पार्टी के बीच में, तो उनमें इन सारे सिद्धांतों को देखते हुए अगर इन सारे सिद्धांत हमारे सही बैठ रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हाई कोर्ट 482 के अंतर्गत ऐसे मामले को रद्द कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 चीज़ें तो बता दी कि एक तो आप 498 ए में कब जा कर के अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मारते हैं और दूसरा हमने आपको ये बता दिया कि आप अगर गैर समनी मामला है, उसमें अगर आपके बीच में पार्टी के बीच में समझौता हो गया है, तो हाई कोर्ट उसे रद्द करेगा या नहीं करेगा, किन-किन सिद्धांतों को देखेगा, कौन-कौन से इसमें वाद हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको आज के इस वीडियो में हमने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई आपको कानूनी सलाह चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको अपने किसी केस से संबंधित सलाह चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पर आप व्हाट्सएप करते हैं, तो आपको पूरी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। फीस ₹500 है, जिसके बारे में हम अभी भी आपको वीडियो में भी बता दे रहे हैं। बिना फीस पेड किए आपको कॉल नहीं जाएगी। आप फीस पेड करते हैं, आपको एक समय बताया जाएगा जिस समय पर हम आपको खुद कॉल करते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में आप हमसे सलाह ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको वीडियो बना कर के भी उस पे दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।